टिल नाउ वी हैव सीन दिस फॉर्मूला फॉर रेडियस। यहाँ पर ए नॉट ये हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला हमने देखा, टोटल एनर्जी कम्स आउट टू बी दिस। अच्छा बच्चों, अब देखो यहाँ पे अगर मैं एनर्जी की बात करूँ तो ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। सेट स्क्वायर ई स्क्वायर 8 एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर एन स्क्वायर। तो अगर मैं हाइड्रोजन टाइप एटम की बात करूँ तो Z की वैल्यू 1 हो गई और N की वैल्यू भी 1 हो गई। Z की वैल्यू 1 और N की वैल्यू भी 1 हो गई, ठीक है ना, समझ रहे हो बात को। तो एनर्जी जो होगी यहाँ पर जो एनर्जी होगी दैट कम्स आउट, तो हाइड्रोजन के फर्स्ट शेल की अगर हम बात करें तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, तो -m1 into E स्क्वायर अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर। और अगर मैं इस सब की वैल्यूज पुट कर दूं, मतलब ये किसका m किसका है, ये किसका मास है बच्चों, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ना, ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एप्सिलॉन नॉट आपको मालूम है, एच प्लैंक कांस्टेंट। तो इन सब की वैल्यूज वी कैन इजीली फाइंड एंड वी कैन पुट इट। so what we get is -13.6, क्योंकि एनर्जी है तो यूनिट विल बी, इसका यूनिट रहता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक्चुअली ये -13.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स आएगा एसआई यूनिट में, लेकिन इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है। हमेशा याद रखो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ठीक है बच्चों, ओके। तो अब यहाँ पर देखो तो ये तो होगी फर्स्ट शेल की बात। तो अगर आप हाइड्रोजन टाइप एटम लोगे तो उसकी जो फर्स्ट शेल की जो एनर्जी होगी, हाइड्रोजन टाइप एटम की जो फर्स्ट शेल की जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी, वो होगी -13.6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दिस इज E1 इज -13.6 इलेक्ट्रॉन। अब अगर हम बात करें सेकेंड शेल की, तो सेकेंड शेल की जो एनर्जी होगी E2 दैट विल बी हाउ मच, कितनी होगी, कोई बता सकता है? कैन यू गेस व्हाट विल बी द एनर्जी एट सेकेंड शेल फॉर हाइड्रोजन टाइप एटम? नॉट हाइड्रोजन टाइप, हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं। ये जल्दी से बताओ क्या हो जाएगी। यस बच्चों जल्दी बताओ। उसका 4 से कितनी? -3. हाँ तो और यहाँ पर आप क्या देखो, यहाँ पर अगर फॉर्मूला आप देखोगे तो फॉर्मूले में एक एन स्क्वायर का टर्म है ना, तो बस एन की को अभी पहले हमने 1 पुट किया था, अभी एन को हम 2 पुट कर देंगे, तो आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, बस यहाँ पे इसको आप डिवाइडेड बाई 4 कर दो, करेक्ट। तो -13.6 डिवाइडेड बाई 4 इलेक्ट्रॉन, तो कितना हो जाएगा, दिस विल बी 3.4। इसी तरह E3, करेक्ट, 3 मतलब 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पर अगर हम 9 करते हैं तो दिस इज -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इस तरह E4 अगर आप देखोगे तो E4 जो होगा, 4 से किन जाते हैं वैसे तो 16 ना, दिस इज 0.85। now this is very helpful in explaining hydrogen effect, I will tell you how। समझ में आई ना बात बच्चों, these values are energy of these electrons in hydrogen atom, ठीक है। अब देखते हैं चलो, तो यहाँ पर मैं आई जस्ट ट्राई टू ड्रॉ इट। बेसिकली देखो जो फर्स्ट शेल है मेरी, फर्स्ट एनर्जी लेवल जो कहाँ पर आ गया, फर्स्ट एनर्जी लेवल कम्स ओवर हियर, इसको मैं थोड़ा एक अच्छे से लाइन से ड्रॉ करता हूँ।
ठीक है, ठीक है, दिस इज माय फर्स्ट एनर्जी लेवल, दिस इज E1, विच इज -13.6। अब देखो E2 कहाँ पर है, E2 कहाँ पर है, E2 इज E2 इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E2 इज ओके। इसके बाद फिर आता है अपना E2 के बाद आता है E3। E3 कहाँ पर होगा देखो, ठीक है, E3 तो यहाँ पर आएगा, E3 इज -1.5, इसके पास में है। इसके बाद E4 -0.85, तो 0.8 में इसके और पास आ जाएगा, ठीक है। दिस इज E4। और अगर हम देखेंगे और भी अगर हम हायर ऑर्बिट पे फिर जाएंगे तो जैसे समझाएंगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट इट इज लाइक 0, ठीक है, विच इज ई इंफिनिटी बोल दो इसको, इंफिनिटी मतलब 4 से भी ज्यादा, यहाँ पे 4 से ज्यादा को हम इंफिनिटी पकड़ लें, करेक्ट। तो जब आप 25 करोगे तो और कम हो जाएगा, ये 6 करोगे और कम हो जाएगा, तो दिस विल टेंड टुवर्ड्स अ नंबर दैट विल बी 0, ठीक है। तो हम बेसिकली 4 ऑर्बिट्स को हम कंसीडर करते हैं, ठीक। ये बात समझ में आई। तो अब बच्चों मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन, देयर समथिंग कॉल्ड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, एंड बोर मॉडल वेरी सक्सेसफुली एक्सप्लेन दैट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है, पहले जस्ट देख लो क्या होता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। जब आप हाइड्रोजन गैस को एक चेम्बर में बहुत हाई पोटेंशियल पर लेके आते हो, बहुत हाई पोटेंशियल है, दिस वेरी हाई पोटेंशियल, V इज अ वेरी हाई पोटेंशियल, यू नो। तो जब आप इसको बहुत हाई पोटेंशियल पर लेके आते हो तब क्या होता है, व्हाट क्या देखने को मिलता है आपको, यहाँ पर व्हाट डू यू सी, कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन के जो आयंस है ना, हाइड्रोजन के जो आयंस है, दे आर काइंड ऑफ, मतलब ऐसे ये एक काइंड ऑफ एक यू नो दे एमिट सम रेडिएशंस एक्चुअली। यहाँ पर अगर आप इसको देखोगे, यहाँ पे दे एमिटिंग सम रेडिएशंस, यू नो, यहाँ पर। तो ये रेडिएशन जो रहते हैं अलग अलग वेवलेंथ के रहते हैं, एंड दीज रेडिएशन जैसे मैं बता रहा था आपको, दे आर नॉट कंटिन्यूस रेडिएशन, दे आर डिस्क्रीट इन नेचर। डिस्क्रीट का मतलब क्या हो गया, आपको ऐसा ऐसा दिखाई देगा कुछ, जैसे हम लाइन्स ऑफ रेडिएशन जो आप देख सकते हो, आप देख सकते हो, ठीक है। बट बहुत सारे ऐसे डिस्क्रीट रेडिएशन रहते हैं। तो अभी तो रदरफोर्ड का जो मॉडल था दैट वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन दैट, क्योंकि अगर रदरफोर्ड का मॉडल हम मानेंगे तो उसके हिसाब से फिर जो रेडिएशन होंगे फिर वो कंटिन्यूस हो जाने चाहिए, तो कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन विल बी एमिटिंग सम काइंड ऑफ एनर्जी ना, पर ऐसा होता नहीं था, हमने देखा था कि वो डिस्क्रीट रेडिएशन होता है। तो बोर्स पॉजुलेट वेरी सक्सेसफुली एक्सप्लेन्ड दैट, ठीक है। तब देखते हैं अभी हम यहाँ पर, तब जैसे मैंने आपको बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर की तरफ जाएंगे तो व्हाट विल हैपन, दे विल, क्या होगा जब इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर की तरफ जाएंगे, दे विल एमिट अ फोटोन ना, तो ये फोटोन ही है वो रेडिएशन। अब देखो, अब अगर इलेक्ट्रॉन 2 से 1 की तरफ जा रहा है, इट विल एमिट सम रेडिएशन, ठीक है। समझो 3 से 1 की तरफ जा रहा है, यहाँ पे भी कुछ रेडिएशन होगी भाई। जब इलेक्ट्रॉन 4 से 1 की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पे भी कुछ रेडिएशन होगी ना, इट इज गोइंग टू एमिट सम रेडिएशन और नो बच्चों, बताइए। ना, इट इज गोइंग टू एमिट सम रेडिएशन, ठीक।
और इनफैक्ट इन्फिनिटी से भी आप ले सकते हो, ठीक है, इन्फिनिटी से भी आप ले सकते हो। ओके, तो ये वाला जो ये जो सब रेडिएशंस होते हैं, इनका जो भी वेवलेंथ आएगा, भी हम देखेंगे कैसे निकालेंगे वेवलेंथ इसका। तो इसको हम बोलते हैं कौन सी सीरीज, इन सीरीज ऑफ रेडिएशंस को बोला जाता है लाइमन सीरीज। क्या बोलते हैं बच्चों? लाइमन सीरीज बोलते हैं इसको। समझ में आई बात? जब भी तुम्हारा कोई भी इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट पे जंप करता है, तो उसको हम बोलते हैं लाइमन सीरीज। ठीक है, चलो अब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट की जगह सेकंड पे जंप करता है। ठीक है, सेकंड पे कैसे जंप करेगा? मान लो यहाँ से यहाँ तक जंप किया, ठीक है, फिर ये यहाँ से ऐसे जंप किया, फिर ये यहाँ से जंप किया। ठीक है, तो इसको बच्चे बोलते हैं बामर सीरीज। सुना होगा आपने, सब नाम सुने होंगे ना? ठीक है, दिस इज नोन एज बामर सीरीज। चलो अब हम देखते हैं इसके बाद कौन सी सीरीज आती है। कौन सी सीरीज आती है इसके बाद बच्चों? यस, बामर के बाद कौन सी सीरीज पास आती है? पैस्टन, यस, वेरी गुड। पैस्टन इज टू द थर्ड ऑर्बिट। जब थर्ड ऑर्बिट में यही जंप करता है तो पैस्टन बोलते हैं। सर ये मुझे पूछना था कि ये एनर्जी डिक्रीज होती जा रही है ना, हम सॉरी नहीं, डिक्रीज नहीं, एनर्जी देखो यहाँ इंक्रीज, पर क्या हो रहा है, सी हाँ व्हाट इज इंक्रीज व्हाट होती इज जा रही है ना यहाँ जैसे हम पर ऑर्बिट सिर्फ, आगे जा रहे हैं। ओके, हाँ यहाँ पर आप बोल रहे हो एनर्जी यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। एनर्जी देखो कैसे इंक्रीज हो रही है, ऐसे इंक्रीज हो रही है। जैसे हम ऊपर की तरफ जा हाँ रहे हैं हाँ वैसे वैसे राइट, एनर्जी इंक्रीज हो रही हाँ है। और ये क्या, इलेक्ट्रॉन जो है ये सेकेंड से फर्स्ट को जंप किया, तो इट विल एमिट अ फोटोन, करेक्ट। तो यही जाके तुम्हारा ये जो स्पेक्ट्रम दे रहा था, यही फोटोन दे रहा है स्पेक्ट्रम तुम्हारा ना। स्पेक्ट्रम इज व्हाट? स्पेक्ट्रम इज सम कुछ लाइट होती है ना, जैसे हम बोलते हैं ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, अपना विबग्योर, दिस ऑल आर स्पेक्ट्रम ना। स्पेक्ट्रम क्या है? एक लाइट ही तो, लाइट क्या, लाइट इज अ फोटोन। समझ रहे हो कि नहीं? तो दिस इज पैस्टिन सीरीज। स्पेलिंग, स्पेलिंग, हाँ, PAST, पैस्टिन, बराबर है ना स्पेलिंग। और इसके बाद कौन सी आती है? पैस्टिन के बाद मालूम है कौन सी आती है? पैस्टिन के बाद मालूम है किसी को कौन सी आती है सीरीज? नहीं मालूम है? फंड सीरीज आती है इसके बाद, पी फंड, करेक्ट, पी फंड सीरीज आती है इसके बाद। तो इसके बाद आती है तुम्हारी पी फंड सीरीज। आई थिंक पी साइलेंट साइलेंट होगा तो फंड बोलते हैं। तो पी फंड, बट बिकॉज यू हैव टू आल्सो सी दिस पी फंड सीरीज, करेक्ट ना? सही है कि नहीं? ठीक है, चलिए, तो बेसिकली हमें लाइमन, बामर और पैस्टन को डिटेल में देखना है। चलो बच्चों, अब बात करते हैं, ठीक है, ये मेरी सीरीज है। तो नाउ हाउ टू कैलकुलेट नाउ लैम्डा। तो नाउ अभी हमें पता चल गया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से कुछ सीरीज हमें मिल रही होगी, तो हम उसका देखेंगे, हमें उस लैम्डा की सीरीज मिल रही है क्या, विच विल बी बेस्ड ऑन दीज वैल्यूज। तो यहाँ पर आप बच्चों लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर सकते हो क्या? अगर मैं आपको बोलूँ ये लैम्डा 1 और ये लैम्डा 1 और ये लैम्डा 2, चलो बोल देते हैं, बस हमें ये वाला लैम्डा और ये वाला लैम्डा चाहिए। बताओ, कर सकते हो फाइंड? कैसे करोगे बताओ? तो चलो मैं इसको और थोड़ा अच्छे से आपको टर्मिनोलॉजी दे देते हैं। लैम्डा L1 और ये लैम्डा एल L2 ले लीजिए, चलो, मतलब जितनी भी अभी ये वेवलेंथ है वो लैम्डा L1 और लैम्डा L2 के बीच में रहने वाली है, करेक्ट। तो बताओ लैम्डा L1 कैसे फाइंड करोगे? कैसे फाइंड करते हैं हम? तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, देखो, एक चीज तो ये हमें मालूम है, जब E2 से E1 में कोई भी इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है,
जब इलेक्ट्रॉन इज जंपिंग फ्रॉम दिस शेल टू दिस शेल, करेक्ट, दिस शेल टू दिस शेल, जब इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है तब क्या हो रहा है, यहाँ पर कितनी एनर्जी एनर्जी का ट्रांजिशन हुआ इस पर, इसने कितनी एनर्जी लूज कर दी? यस बच्चों, कितनी एनर्जी लूज करेगा? E1, ये फाइनल एनर्जी, इनिशियल एनर्जी E1 माइनस E2, इतनी एनर्जी तो लूज करेगा ये। E1 कितना है? -13.6, E2 कितना है? +3.4। तो E1 13.6 minus 3.4, 10.2, so this is 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, इतनी एनर्जी बेसिकली इट इज लूजिंग। या अगर मान लो इसको यहाँ से यहाँ तक जाना होगा, तो इट हैज टू गेन दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी, यहाँ पे प्लस आऊंगा, यहाँ पर इतनी एनर्जी लूज करता है ना, और इतनी एनर्जी का एक फोटोन निकलेगा। तो ये जो फोटोन होगा बच्चों, ठीक है, ये जो फोटोन होगा इसको आप E इक्वल टू hc/λ से नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हो कि नहीं? लिख सकते हो यस कि ना? ओके, नाउ लेट्स सी अ रिलेशन बेस्ड ऑन दिस। देखो, हमें क्या मालूम है, E1, यहाँ पे E1 पे एनर्जी कितनी है? E1 पे एनर्जी कितनी है? E1 पे एनर्जी जो हमने अभी फॉर्मूला निकाला था, पूरा फॉर्मूला चलो मैं लिख देता हूँ। दिस वाज mz, या चलो हम ऐसा मानते हैं कि ये m है और ये n है। कौन सा m कौन सा n? which one will be m, which one will be n? I think m will be greater here. m has to be greater, या 2 से 1 आ रही है ना, बराबर है। तो इसको m पकड़ लो, इसको n पकड़ लो, ठीक है, तो एक जनरल फॉर्मूला आपका बन गया, ठीक है। इसको m पकड़ लो, इसको n पकड़ लो, करेक्ट। तो mz, अच्छा ये m यहाँ पे मास भी है, तो डोंट गेट कंफ्यूज इस m और इस m में। तो एक्चुअली यहाँ पे वही है, एक वेरिएबल दो चीजें बता देता है। आप कभी इसके एक्सप्रेशन देखोगे ना, तो एक चीज दो दो चीजें बता रहा है, ठीक है। बट एनीवे डोंट गेट कंफ्यूज। ये m क्या है बच्चों? ये m है अपना मास, मैं इसको लिख देता हूँ तो आपको कंफ्यूज नहीं है, ठीक है। तो देखो E1 कितना हमने अभी देखा था, क्या एक्सप्रेशन आया था अपना? E1 का अपना एक्सप्रेशन आया था mz स्क्वायर e टू द पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब c, ठीक है। और यहाँ पे था n स्क्वायर, करेक्ट। तो अभी n स्क्वायर की जगह हम इसको 1/n स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। ये नंबर ऑफ शेल है। और इसी तरह जैसे E एट NF और E एट MH शेल पे भी इतनी होगी एनर्जी, ओनली थिंग इज दिस होल थिंग इनटू 1/m स्क्वायर, करेक्ट। तो जब आप En माइनस EM करोगे, अच्छा एक सेकेंड, दिस वाज नेगेटिव, दिस वाज आल्सो नेगेटिव। जरा यहाँ पे EM माइनस, एक्चुअली En माइनस EM करेंगे, बट फाइनल माइनस इनिशियल ना, ये ऐसा होना चाहिए ना अपना एनर्जी, कैसा आना चाहिए? फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो ई एन माइनस ई एम करोगे आप, करेक्ट। ई एन माइनस ई एम कर दोगे आप यहाँ पर। क्यों? क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जंप हो रहा है, यहाँ पर आई विल जस्ट से एम इज ग्रेटर देन। इलेक्ट्रॉन जो है मेरा किस ऑर्बिट से किस ऑर्बिट पे जंप हो रहा है? एम से एनएथ ऑर्बिट पे जंप हो रहा है ना, करेक्ट। तो ई एन माइनस ई एम हमें यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ई एन यहाँ पे देखो कितना हो गया, इसको हम एक चलो इसको बाद में एक कांस्टेंट की तरह ही आ जाएगा वैसे तो,
पर अभी देखो हम इसको ऐसे लिखते हैं, ई एम जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यूब सी 1 बाई एन स्क्वायर माइनस 1 बाई एम स्क्वायर। ठीक है, और इस माइनस साइन को जब इधर पे लेके जाओगे तो अब क्या हो जाएगा, ई एम माइनस ई एन इक्वल टू एम। तो जो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इज दिस डेरिवेशन गोइंग आपके ऊपर से तो नहीं जा रहा है? ठीक है, फिर से मैं बता देता हूँ, देखो क्या किया मैंने यहाँ पे, ये एम मास से याद रखना। ठीक है, ओके। तो बच्चे देखो यहाँ पर बस मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल सा डेरिवेशन है। आपको एक्चुअली इतना मिलेगा भी नहीं, इतना व्हेन यू आर सॉल्विंग क्वेश्चन है ना, इतना कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं करके मिलेंगी आपको। करेक्ट, यहाँ पे बस हमें कुछ एक कांस्टेंट डेराइव करने, इसलिए मैं यहाँ पे इतना सब डेरिवेशन कर रहा हूँ। देखो बच्चों यहाँ पर बस क्या हो रहा है, जब इलेक्ट्रॉन तुम्हारा m से nth ऑर्बिट पे जंप कर रहा है तो इट इज रिलीजिंग सम एनर्जी। तो nth शेल पे बस कितनी एनर्जी है, hc बाई लैम्डा, जो हमने hc बाई लैम्डा जो होती है, और इसको हमने देखो एनर्जी को हमने ऊपर भी डिराइव किया था, एनर्जी को हमने ये इस रिलेशन से डिराइव किया था, तो बस हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, इसको हम बस ऐसा एनर्जी को ई एन एच पर इतनी एनर्जी है, ई एम एच पर इतनी एनर्जी। ठीक है, तो इसको हम जैसे ऐसे लिख रहे हैं, और बस हमें क्या कर देना है, फाइनल माइनस इनिशियल डेल्टा ई, चेंज इन एनर्जी कितना हो वो हम निकाल, मैंने आपको यहाँ पर बताया अभी। करेक्ट, यहाँ पर मैंने आपको बताया अभी, जैसे जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप कर रहा होगा तो इट मस्ट बी लूजिंग माइनस 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी, इतनी एनर्जी को लूज कर रहा होगा ना। ठीक है, समझ में आ रही है बात? यस सर, वो नीचे का दिखाई नहीं। ये क्या हुआ, नीचे का दिखाई नहीं। अब वॉइस इज ब्रेकिंग, I'm not able to hear your voice. Okay. कुछ नहीं सर, मैंने बोला नीचे का दिखाई है बस। Yeah, ठीक, चलो। तो इसके बाद बच्चों बस यहाँ पे और कुछ नहीं, दिस रिलेशन इज देयर, और यहाँ पर ये जो कांस्टेंट आता है आपका, कौन सा कांस्टेंट, जेड स्क्वायर को अगर आप हटा दो यहाँ से, जेड स्क्वायर वाला टर्म अगर आप छोड़ दो यहाँ पर, तो बाकी सब जो वैल्यूज आ रही है यहाँ पर, एम ये और ये, मतलब इसके ले लेते हैं, ये वैल्यू ना, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये सब जो वैल्यूज है ना बच्चों, ये जो है ना, ये आ जाता है आपका, इसको बोलते हो आप रिडबर्ग कांस्टेंट। क्या बोलते हो, सुना है रिडबर्ग, कहाँ पे देखा था रिडबर्ग कांस्टेंट? इन वैल्यूज का जो ये जो वैल्यू आती है इसको हम बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट, आर जेड स्क्वायर। ठीक है, 1 बाई एन स्क्वायर, 1 बाई, एक्चुअली दिस इज ऑल्सो नॉट रिडबर्ग कांस्टेंट, एक सेकेंड ना, यहाँ पर एच सी, दिस ये जो है ना, दिस एक्चुअली मैंने आई थिंक मैंने पूरा नहीं लिखा, बट यहाँ पर देखो बेसिकली क्या है, आपको एनर्जी का ये वाला रिलेशन लिखना है, यहाँ पे सी का टर्म नहीं आ रहा है ना, तो यहाँ पर बेसिकली आपको एच सी बाई लैम्डा, जो भी मेरा एनर्जी आएगा तो इसको हम एच सी बाई लैम्डा, मतलब यहाँ पे 1 बाई, ये 1 बाई लैम्डा हो जाएगा, यहाँ पे एच सी का टर्म यहाँ पर लेके जाओ, तो एच सी का टर्म यहाँ पर लेके जाओगे तो ये एक, ये इसके पावर 2 हो जाएगी, और सी का टर्म हट जाएगा यहाँ पर ना, तो या, so now this is final expression, correct, so this is basically equals to 1 by lambda, correct, और ये जो कांस्टेंट आ जाता है हमारा, दिस कांस्टेंट इज नोन एज रिडबर्ग कांस्टेंट, 1 by, तो यहाँ पे जो रिडबर्ग कांस्टेंट है वो कितना है, me4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब बाई 6, ये मेरा आ गया रिडबर्ग कांस्टेंट। ओके, यहाँ तक किसी बच्चे को कुछ डाउट है, लिख लो इसको जल्दी से, करेक्ट। तो इसके बाद हम फिर देखेंगे इसको, इसकी वैल्यू निकाल के हमको just try to put it and see, ठीक है, तो पहले इतना लिख लो फिर आगे का कहानी देखते हैं। इतना बच्चों लिख लो, इसके बाद हम आगे की कहानी देखते हैं, ठीक है, जल्दी से लिख लो इतना।
और अभी जल्दी से आप सोचो कि रिडबर्ग कांस्टेंट के डायमेंशंस क्या आएंगे बच्चों, व्हाट विल बी द डायमेंशंस ऑफ दिस रिडबर्ग कांस्टेंट, ये भी मुझे बताओ जल्दी से। ओके, सिंपल है रिडबर्ग कांस्टेंट, जो पिंक से मैंने हाईलाइट किया यहाँ पर वही था ना रिडबर्ग कांस्टेंट। तो इसके डायमेंशंस क्या होंगे, इसके डायमेंशंस होंगे, देखो z के तो ऐसे भी कोई डायमेंशन नहीं है, इसके भी कोई डायमेंशन नहीं है ना, z का कोई डायमेंशन नहीं है और इस वाले टर्म का भी कोई डायमेंशन नहीं है। और राइट हैंड साइड में इसके लैम्डा, लैम्डा मालूम है आपको वेवलेंथ होता है, तो ज्यादा नहीं सोचना है हमें। ठीक है, तो इसका जो डायमेंशन होगा दिस विल बी 1/, ये मीटर्स में आएगा ना, ये मीटर्स में आएगा। तो ये जो वैल्यू है रिडबर्ग कांस्टेंट की, जो डायमेंशन होंगे स्पेशली दे विल बी मीटर इनवर्स, सिंपल था ना, 1/मीटर, मीटर यहाँ पर लेंथ है, अगेन एम डोंट गेट सो मच कंफ्यूज। करेक्ट, इसको कैंसिल मत कर देना, इस एम को इस एम को, दैट टू डिफरेंट थिंग, तो ये तो हम लोग कुछ अलग तरीके से लिख सकते हैं। इसको थोड़ा बोल्ड बना देता हूँ मैं। तो ये बेसिकली मास है, दिस इज मास। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं आई? तो रेडबर्ग कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है, दैट दिस वैल्यू आपकी बुक में दी गई है, दिस वैल्यू इज 1 मीटर इनवर्स। ये वैल्यू याद रखना। अच्छा अभी बच्चे देखो, ठीक है, ये आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब यहाँ पर एक चीज ऑब्जर्व करो, ये जो ई की जो वैल्यू थी मेरी, ई इक्वल्स टू कहाँ पर, या ये वैल्यू जो थी ई की मेरी, ठीक है, इसको मैं थोड़ा नीचे लेता हूँ बिकॉज ऑफ सम स्पेसिफिक रीजन। देखो ऊपर हमने ई की वैल्यू ये निकाली थी ना, चलो इसको हम थोड़ा यहाँ पे रखते हैं। ओके, ठीक है, तो इस वैल्यू को मैं क्या करूँ, देखो मैं इसके सामने ही रखता हूँ ध्यान से, ताकि आप थोड़ा सा आपको समझ में आए। अब यहाँ पर देखो, ई को हम यहाँ पर बच्चों, यहाँ पे एच क्यूब है और यहाँ पे सी है ना, ई को हम ये भी तो लिखते हैं, ई इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा ना, ई को हम लिखते हैं कि नहीं लिखते, ई इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे, ठीक है, खैर इसकी तो जरूरत नहीं है, पर यहाँ पर देखो जो फर्स्ट शेल में हमने देखा था इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इसकी कोई जरूरत, अभी इसकी कोई जरूरत नहीं, तो बाद में डिलीट कर दूंगा। तो यहाँ पर देखो बच्चों, अगर मैं यहाँ पर एच सी का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ऊपर भी एच सी का मल्टीप्लाई कर देता हूँ और नीचे भी एच सी का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, तो देखो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाता है मेरे, माइनस एम जेड स्क्वायर ई स्क्वायर, और एच सी का ऊपर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। एक सेकंड को जरा, सेलेक्ट नहीं हो रहा है। ओके, तो मैंने यहाँ पर ऊपर एच सी का मल्टीप्लाई किया है ना, मल्टीप्लाइड दिस विद एच सी। ओके, तो ब्लैक से लिखते हैं, तो पूरा ये मल्टीप्लिकेशन हो गया, कितना है, 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यूब एन स्क्वायर सी। ठीक, तो ये वाली जो वैल्यू है रिडबर्ग कांस्टेंट की, देखो ठीक ही नहीं थी, एन नहीं था, ऑब्वियसली एन वाज नॉट देयर। अगर मैं एन का टर्म यहाँ से हटा दूं, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, सी इंटू एन स्क्वायर। देखो बच्चों, ये वैल्यू जो आ रही है हमारी, ये रिडबर्ग कांस्टेंट है कि नहीं है ना रिडबर्ग कांस्टेंट ये? यस सर।
ओके, तो इसको हम देखो, एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं, एनर्जी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट के टर्म्स, आर एच, ये आर हो गया एच सी बाई एन स्क्वायर। तो अगर आपको कोई बोल दे, देखो मैं क्यों बता रहा हूँ ये सब चीजें, आपको ना अभी तो समझ में आ रहा होगा, बट जब आप क्या बोलते हैं, जब आप इसके क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो क्वेश्चंस में कुछ इतना रहता नहीं है, ठीक है। पर आपको बोल देगा आर एच सी, एनर्जी ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट इज हाउ मच, एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, अच्छा जेड, यहाँ पे जेड भी नहीं है, तो आर एच सी भाई जेड स्क्वायर भी आएगा, जेड स्क्वायर वाला टर्म भी आएगा, ठीक है। एक सेकंड, इसको हम थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं, ई स्क्वायर बाई जेड, इसको ऐसे लिख लो ना। तो अभी हम बोल सकते हैं, ये जो मैं पिंक से शेड कर रहा हूँ, दिस इज माय रेडबर्ग कांस्टेंट। अब देखो ये इक्वेशन तो लर्न कर पाना, आई थिंक इट्स इम्पॉसिबल ओनली, पर इससे जो जो चीजें कंक्लूड कर सकते हो वो आप इजिली लर्न कर सकते हो, जैसे आर एच सी बाई एन स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, दिस इज एनर्जी, करेक्ट। और यहाँ पे एन को 1 और जेड को 1 पुट करो, तो एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी मिल जाएगी आपको, विच विल बी आर एच सी ना, फर्स्ट शेल की। सेकेंड शेल की एनर्जी विल बी हाउ मच, आर एच सी इंटू हाइड्रोजन टाइप एटम के लिए आर एच सी बाई 4 हो गया। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही बच्चों? तो आपको ऐसे पूछ सकता है रिडबर्ग कांस्टेंट के टर्म्स, तो ये ध्यान रखना है इस चीज को, छोटी छोटी चीजें हैं बट ध्यान रखना है इन सब चीजों का। तो प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस ऑल्सो, इसको भी जल्दी से लिख लो। आप एनर्जी को ऐसे भी लिख सकते हो, रेडबर्ग कांस्टेंट के टर्म्स में एनर्जी को हम ऐसे लिखते हैं, आर एच सी जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ठीक है। राइट इट डाउन, जल्दी से लिख लो इसको, आगे बढ़ते हैं। चलो अच्छा, अभी अगर आपने लिख लिया तो मुझे जैसे एक सिंपल सा आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर एच सी बाई 4, बताओ, इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट आने, कितनी होगी आर एच सी बाई 4 की वैल्यू? जो कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछ सकता है ना, मतलब ऑब्जेक्टिव में ना आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मिल सकता है। ये तो मैं कुछ जो जो मेरे दिमाग में आ रहे क्वेश्चन वो बना रहा हूँ यहाँ पे, बट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपको मिल सकता है, यस, करेक्ट वर्ड रहा हूँ। तो अभी आपने पढ़ा है तो आप शायद इजिली बता सकते हो। बाकी बच्चे जल्दी बताओ क्या होगी। करेक्ट श्रुति। तो बच्चों यहाँ पर देखो, अगर आप फर्स्ट ये यहाँ पर देखते हो, तो ऑब्वियसली फर्स्ट शेल में जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी, हाइड्रोजन एटम की आर एच सी हो जाएगी, विच इज ऑब्वियसली माइनस साइन, माइनस यहाँ पे माइनस साइन भी रहेगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, करेक्ट। सेकेंड शेल में कितनी हो जाएगी, जेड तो 1 हो गया, आर एच सी बाई 4, विच केम आउट टू बी -3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एटलीस्ट ये वैल्यू और ये वैल्यू तो याद रखो आप, करेक्ट। इसके बाद की 1 पॉइंट कितनी थी, 1.55, 1.51,
इसके बाद -1.51। ये 3 वैल्यू तो याद रखो बच्चों, ठीक है। तो RH3/4 कितना हो गया? 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी तो ऊपर पढ़ा था हमने, ठीक है। चलिए अब हम फाइंड करते हैं कि सर मेरा वो जो 3.4 है। हाँ यस यस, आई एम सॉरी, वो 10.2 रहता है, 3. तो 3.4, ठीक। तो अभी देखो बच्चों, भी हमने we have seen this series, Lyman, Balmer, Bastian, Pund, correct? We've seen this series, this kind of series. तो लाइमन में इसका लैम्डा 1 कितना हो जाएगा? लैम्डा L1 कितना होगा, अभी बता सकते हो? तो यू कैन यूज दिस एंड ट्राई टू फाइंड आउट। जब हमारा 2 से 1 पर आ रहा है, मतलब n विल बी 1, m विल बी 2, ठीक है। तो 1 से 2 पे आ रहा है, तो जल्दी से देखते हैं। अभी हमें ये फॉर्मूला मालूम है ना, यहाँ पे z तो 1 हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। I think everything is covered here. तो देखो लाइमन की जो पहली सीरीज है, ओके। तो लाइमन की जो पहली पहली वाली जो ये वेवलेंथ आ रही है, कहाँ से कहाँ तक आ रही है? जब इट इज मूविंग फ्रॉम n इज इक्वल टू 2 to 1 ना, तो इसके लिए हमें लैम्डा निकालना है ना। तो इसके लिए चलो लैम्डा देखते हैं कितना आ रहा है। 1/λ इज इक्वल टू, यार पहले z की वैल्यू तो 1 हो जाएगी ना, 1.097 इंटू 10⁷7 1/n, n स्क्वायर कितना होगा? So let's see what is this value. ये 1 - 1/4 होगा, हाँ, क्योंकि 1 इज यहाँ पे n, m इज ऑलवेज, हमेशा याद रखो, m इज ऑलवेज ग्रेटर देन n, ठीक है। तो कितना आ गया ये? 0.75। तो दिस ऑलमोस्ट लाइक, इसका इन्वर्स भी करना पड़ेगा हमें। तो दिस इज 1 पॉइंट, ये तो 1215 एंगस्ट्रॉम बोल सकते हैं। एंगस्ट्रॉम में देखते 1215 एंगस्ट्रॉम, 0.4, 1215। सर ये वो नंबर टेन क्या रेज है? टू सेवन है ना, 9 कैसे होगी? हाँ 10:7, ये ओके। 1/λ है ना, लेकिन तो 1/λ है, तो इसको आप कैसे लिखोगे? इसको इन्वर्स, जो भी आपके वैल्यू आएगी उसको इन्वर्स भी करना पड़ेगा ना आपको, करेक्ट ना? करेक्ट ना? यस सर। ओके, तो 1 2, यस। और जब इंफिनिटी से आ रही होगी तो मेरा m कितना हो जाएगा? m इज इंफिनिटी, तो 0 हो गया, करेक्ट। तो इसको जस्ट अभी आप, दैट मीन्स इंफिनिटी से जो जो भी वेव इंफिनिटी से आ रही होगी, उसके लिए हम यहाँ पे ये वाली वेव देखते हैं, लैम्डा, ये लाइमन है, लाइमन L2, 1/λ L2 इक्वल टू 1.097 into 10⁷7 1 - 0, बिकॉज अभी यहाँ पे इंफिनिटी पुट कर दोगे आप, तो इसकी वैल्यू देखो कितनी हो गई, 1.097 to 10 बेस। तो इसको इन्वर्स करेंगे तो देखते कितना आएगा। तो ये आ जाएगा 9.11 इंटू 10⁻⁻8, मतलब 911 एंगस्ट्रॉम के आसपास ऑलमोस्ट, अप्रोक्सीमेटली।
या 912 बोल दो, 912 से 1225 एंगस्ट्रॉम के बीच में हमारी लाइमन सीरीज लाई करेगी। ठीक है, समझी बात की नहीं समझी? ठीक है ना बच्चों? ओके, तो ये तो लाइमन सीरीज का जो रेंज, ये वैल्यूज बच्चों याद रख, यहाँ पे इसमें बहुत कुछ लर्निंग का, अगर आप कुछ चीजें लर्न कर लेते हो यहाँ पे, तो स्पेलिंग गलत लिखी, कुछ चीजें लर्न कर लेते हो ना तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो लाइमन सीरीज जो है, तो ये सब बच्चों लिखते रहो, जो ये अभी मैं आपको लिखवा रहा हूँ। दिस इज बिटवीन 912 एंगस्ट्रॉम टू 125 एंगस्ट्रॉम, इसके बीच में लाइमन सीरीज लाई करेगी आपकी। और हाइड्रोजन टाइप एटम, ये किसके लिए? हाइड्रोजन टाइप एटम के लिए लाइमन सीरीज है। हाँ, ये हाइड्रोजन टाइप एटम के लिए है। एटलीस्ट ये वैल्यू तो आप याद रखो, 1.097 इंटू 10⁻⁷। आपको कहीं वर्चुअल कैलकुलेटर मिल गया तो आप वैल्यू ये बता सकते हैं। अब चलो जल्दी से पैस्टन सीरीज देखते हैं। सर बारहवीं। हाँ, बामर, बामर से बामर आएगा, लाइमन के बाद बामर आएगा। तो बामर, ये दिस आल्सो लाइज इन विजिबल स्पेक्ट्रम, देखेंगे भी कैसे। देखो ये कौन से स्पेक्ट्रम में लाई कर रही है? ये जो सीरीज है कौन से स्पेक्ट्रम में लाई कर रही है? अच्छा, विजिबल स्पेक्ट्रम का रेंज क्या होता है? व्हाट इज रेंज ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम? यस बच्चों, व्हाट इज रेंज ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम? 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच की जो वैल्यूज होती हैं, वो हम उसको विजिबल, मतलब उससे थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो सकता है, 4000 7000 की, बट 4000 7000 के बीच में हम बोलते हैं इट्स विजिबल स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब बामर देखते, तो बामर कहाँ से कहाँ जाती है? बामर जाती है 3 से 2 की तरफ, और फिर इंफिनिटी से 2 की तरफ, इसके बीच में रहेगी ना बामर। तो देखते हैं चलो, 1 तो पहले हम इसको निकालते हैं, लैम्डा, लैम्डा 1 लैम्डा 2, चलो ऐसे ले लेते हैं। यहाँ पे लैम्डा 1 जो हो गया, कितना हो गया, कितना हो गया? 1 बाई लैम्डा 1, 1 पॉइंट कितना था अपना रिडबर्ग कांस्टेंट? 1.097 इंटू 10⁻⁷, 1.23, तो ये कितना हो गया? वो 1/4 माइनस 1/9 नहीं होगा? हाँ, यस यस, आई एम सॉरी, यस यस यस, मैंने ऊपर ऊपर वही लिखा था ना यार। आई एम सॉरी फॉर दिस, ये 1/4 हो जाएगा ये। थैंक यू फॉर, ये 4 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। तो फिर मेरा ये चेंज हो जाएगा 0.25 माइनस 1/3 का स्क्वायर। तो दिस कम्स आउट टू बी ऑलमोस्ट, कभी इनवर्स करना पड़ेगा, तो 6563, 6563 देखो यहाँ पे बामर सीरीज जो है, ये आ रही कितनी, 65, यहाँ पे जो लैम्डा 1 की जो वैल्यू है 656,563 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और इसी तरह 1 बाई लैम्डा 2 जो होगा वो कितना हो जाएगा, 1.097। ठीक है,
ओके, तो ये कितना हो गया, इसको रिवर्स करना पड़ेगा अभी। तो देखो ये कितना आता है, ये आता है आपका, जब यहाँ से λ2 निकालोगे तो 3646 एंगस्ट्रॉम आ रहा है। दैट मीन्स बामर का जो रेंज आ रहा है बच्चों, कितना आ रहा है? देखो अगर मेरे साथ आप खुद से कैलकुलेट करोगे तो आपको और इंटरेस्टिंग लगेगा ये सब। पता नहीं, मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ तो आप शायद बोर हो रहे होगे, बट देखो बामर सीरीज 63646 एंगस्ट्रॉम, तो 6563 एंगस्ट्रॉम। दैट मीन्स ये देखो विजिबल रीजन में है कि नहीं है स्पेक्ट्रम के। बामर जो है वो विजिबल रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम में आ रहा है फॉर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। समझी बात कि नहीं समझी? समझ में आई बात? यस सर। इसी तरह पैस्टन का आप निकाल सकते हो। पैस्टन का जो आता है, ठीक है, ओके, इस तरह पैस्टन का जो आता है, इसको मैं भी निकाल नहीं रहा हूँ पैस्टन का, बट आप निकाल लेंगे। पैस्टन का आएगा 8220 बोल दो इसको, या एंगस्ट्रॉम टू 18750 एंगस्ट्रॉम। करेक्ट, यहाँ से यहाँ तक आता है आपका पैस्टन। समझ में आई बात? एटलीस्ट लाइमन, बामर और सर पैस्टन नीचे तो पता है। हाँ, ये वैल्यू से आ जाती है। और फंड कितना होगा? फंड विल बी, फंड इज फ्रॉम इंफिनिटी टू थर्ड है ना, तो बस फंड के लिए आप ये लैम्डा जो होगा, क्या था इसका वैल्यू 1/097 इंटू 1/16 ना, 1/16 माइनस 4, 16 माइनस 0, तो ये तो हो गया अपना 1/0, 1/0 1/0 ही हो गया ये। तो ये आ जाएगा 14585 टिल इंफिनिटी। करेक्ट, ये मतलब और इंफिनिटी पे ही अभी, मतलब दिस विल स्टार्ट एट दिस, ये फंड में आपको ये वाली वेवलेंथ मिलेगी। ठीक है, एनी वेवलेंथ ग्रेटर देन दिस विल बी इन फंड सीरीज। बच्चे समझ में आई बात की नहीं आई? सब बच्चों को प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट फास्ट। तो बच्चों अभी आपको ये पता चल गया पैस्टन का सीरीज का ये वेवलेंथ कितने 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 के बीच में, बामर एंड लाइमन, यू नो। तो मैं बता रहा था सीईटी में एक बार क्वेश्चन पूछा था, विच सीरीज विल लाई इन विजिबल रीजन। तो उन्होंने ऑप्शन दिए थे लाइमन, बामर, पैस्टन और फंड। तो कौन सी सीरीज विल लाई इन विजिबल रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम? बामर वाली, ठीक है, बामर विल लाई। समझ में आई बात की नहीं आई? ओके, तो जस्ट इस चैप्टर को जल्दी से भी कंक्लूड कर लेते हैं। तो कुछ एक आध और चीज है, वो भी जल्दी से देख लेते हैं, एंड देन विल जस्ट कंक्लूड दिस चैप्टर। तो देखो आपने केमिस्ट्री में सब चीजें पढ़ी होंगी, करेक्ट? अब मुझे बताओ आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है? इस केमिस्ट्री में पढ़ा है आयनाइजेशन पोटेंशियल? बताइए क्या होता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल?
यस बच्चों, जल्दी से बताओ क्या होता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। क्या होता है बच्चों आयोनाइजेशन पोटेंशियल? पढ़ाई कि नहीं पढ़ाई केमिस्ट्री में? Sir, the amount of energy required to remove one electron from its outermost shell. यस यस, जिसको आप आयोनाइजेशन एनर्जी भी बोलते हो, आप केमिस्ट्री में देखो आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हो, करेक्ट? ठीक है, तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है? बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी आपको लग रही है उसको आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं। तो चलो अच्छा, अभी मुझे बताओ, एक हमारे पास न्यूक्लियस है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आपने पढ़ा होगा आयोनाइजेशन एनर्जी 1, फिर दूसरा अगर है तो इसको, ये एक बार निकल गया, उसके बाद इसको निकालो तो आयोनाइजेशन एनर्जी 2। तो कौन सी एनर्जी ग्रेटर होती है? आयोनाइजेशन एनर्जी 1 ग्रेटर होती है क्या आयोनाइजेशन एनर्जी 2 ग्रेटर होती है? बताओ जल्दी से। तो इसको मैं ऐसे डिफाइन कर सकता है, ग्रेटर होगी 2 ग्रेटर होगी, क्यों? सर, क्योंकि वो ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा ना उस पे, पहले वाले यस इलेक्ट्रॉन से। यस यस यस, करेक्ट। मिनिमम एनर्जी नीडेड टू आयोनाइज एन एटम, ठीक है, तो ये मिनिमम एनर्जी होती है जो कि विच इज नीडेड, करेक्ट? ठीक, तो दिस इज नोन एज आयोनाइजेशन पोटेंशियल। इसके बाद आपने आई थिंक एक वर्ड सुना होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, करेक्ट? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सुना है कि नहीं सुना है? या अगर मैं यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है? तो बाइंडिंग एनर्जी होता है जिसको आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोल सकते हो। अब देखो, फिजिक्स की भाषा में इसको बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं, केमिस्ट्री में आप सेम कंसेप्ट को आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के नाम से पढ़ते हो, और ग्रेविटेशन में भी इस तरह का सेम चीज पढ़ते हो ना। अगर मान लो कोई दूर से कोई सैटेलाइट आ रही है या कोई एक मीटियोर आ रहा है और अर्थ की तरफ आया 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 है, एंड व्हाट हैपन, इट विल रिलीज सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, करेक्ट? ठीक है ना? देखो मीटियोर जब अर्थ पे गिरता है तो क्या होता है, वो एनर्जी रिलीज करता है ना, वो जलता वलता रहता है मीटियोर, करेक्ट? So binding energy is defined as energy released when its constituents are brought from infinity to form the system. Correct. So energy released when its constituents are brought from infinity. From infinity. तो बताओ, तो पहली बाइंडिंग, तो बाइंडिंग, अब सपोज एक तुम्हारा एटम है यहाँ पर, ठीक है, अब तुम एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से लेके आए तो बाइंडिंग एनर्जी 1 हो गई, और दूसरे इलेक्ट्रॉन को फिर लेके आए, ये बाइंडिंग एनर्जी 2 हो गई। तो कौन सी बाइंडिंग एनर्जी बड़ी रहेगी, 1 या 2? Which binding energy you think will be more? देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयनाइजेशन एनर्जी तो सिंपल है, अब बाइंडिंग एनर्जी में बताओ कौन सी बाइंडिंग एनर्जी बड़ी होगी? बी बाइंडिंग एनर्जी 1 बड़ी होगी या बाइंडिंग एनर्जी 2 बड़ी होगी? कहाँ पे ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी? 2 2 में ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, क्यों? उसको और अंदर घुसाना पड़ेगा ना। यस, देखो ये तो सिंपल है, चलो यहाँ पर समझो, आप ऐसा समझो, एक पॉजिटिव चार्ज है और उसने एक इलेक्ट्रॉन को लिया, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ये तो दिस विल बी एनर्जी रिलीज इन फैक्ट। बट अब जब दूसरा इलेक्ट्रॉन लेके आओगे तो अब आपको इसके रिपल्शन को भी ध्यान में रखना है, करेक्ट? इसके रिपल्शन में भी आपको ध्यान में रखना है, इसीलिए अब देखो, आई डोंट नो बट एक कौन सा चैप्टर था जहाँ पर हम इसको देखते हैं, ओके आई एम नॉट रिमेम्बरिंग अभी राइट नाउ, बट कभी कभी हमेशा बच्चों याद रखना है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विच इज सेम एज बाइंडिंग एनर्जी, सेम एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, कभी कभी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपका नेगेटिव होता है और सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव आ जाता है, मालूम है आपको ये चीज की नहीं मालूम?
कभी कभी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है ना तुम्हारा निगेटिव आ जाता है और सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तुम्हारा पॉजिटिव आ जाता है, करेक्ट। यही रीजन है उसका। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? यस सर। ठीक है, ओके। तो इसके बाद तो जैसा हमने देखा, तो विद दिस वी एंड दिस बोर्ड मॉडल। और मैंने आपको बता दिया इसके ड्रॉबैक्स क्या क्या थे बोर्ड मॉडल के, करेक्ट, कि व्हाई दिस फेल्ड बोर्ड मॉडल। बट कुछ हद तक इसने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया एंड ऑल, सो दिस इज कंसिडर वेरी बेसिक मॉडल ऑफ एटम। पर जैसे और बोर मॉडल के एक और लिमिटेशन है कि बोर मॉडल जो है ना, कि इट विल नॉट वर्क फॉर एनी मतलब पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन के लिए वर्क करेगा, हीलियम के लिए भी कुछ हद तक वर्क करता है, लिथियम के लिए भी कुछ है। बट जैसे जैसे आप एलिमेंट आगे बढ़ते जाओगे, जैसे जैसे आपका जेड बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे बोर मॉडल वोंट वर्क, इट विल वर्क ओनली फॉर हाइड्रोजन टाइप एटम्स ओनली, वेरी सर सिमिलर टू दैट। So these were some drawbacks of Bohr's model. सर आप थोड़ा ऊपर ले सकते हो क्या? हाँ, ये इसे भी ऊपर। और ऊपर हाँ, ये और वैसे मैं यहाँ पे किसका लिख देता ज्यादा है बोला आपने आयनाइजर? हाँ, हूँ। IE1 जो रहेगा ये ज्यादा होगा कि ये ज्यादा, कौन सा ज्यादा होगा? देखो 1 आप निकाल लोगे, करेक्ट, 1 तो इजिली निकल जाएगा। फिर जब 2 निकालोगे तो इसका फोर्स बढ़ जाएगा ना, तो IE1 विल बी ऑलवेज लेस देन IE, ऑलवेज रिमेम्बर। और यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी के केस में जो आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के टर्म्स में समझ सकते हो, तो बाइंडिंग एनर्जी 1 जो है ना, ये बिकॉज यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है ना, तो ये कभी कभी निगेटिव आ जाता है और ये कभी कभी पॉजिटिव आ जाता है। तो बाइंडिंग एनर्जी 1 कम होता है, बाइंडिंग एनर्जी 2 यहाँ पे, मतलब यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट यहाँ पर। अब लिखने को तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन आप ऐसा समझो बाइंडिंग एनर्जी 1 कभी कभी आपका निगेटिव आता है और बाइंडिंग एनर्जी 2 कभी कभी पॉजिटिव आ जाता है, करेक्ट। उसका रीजन क्या है कि ये तो इजिली यहाँ पर आएगा तो इट विल रिलीज सम एनर्जी, करेक्ट। बट जब ये दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लेके आओगे इस एटम में, तब इसको इसका भी रिपल्शन सहना पड़ेगा, तो इसके रिपल्शन और बढ़ जाएगा ना, तो दिस विल इंक्रीज एक्चुअली। तो इसकी वजह से बाइंडिंग एनर्जी 2 कभी कभी हमारी पॉजिटिव आ जाती है, करेक्ट। एनीवे सर एक हाँ, सेकंड यस, सर। आई डोंट नो इफ दिस इज केमिस्ट्री में आप इसको ऐसे लिखते हो कि इसका उल्टा लिखते हो, बट आपको कंसेप्ट समझ में आया ना? कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं है? कभी कभी बाइंडिंग एनर्जी आपकी निगेटिव आ जाती है, कभी कभी पॉजिटिव आ जाती है, लाइक दैट। फर्स्ट बाइंडिंग एनर्जी हमेशा निगेटिव होगी, बट सेकंड बाइंडिंग एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव हो सकती है, मैंने ऐसा बोला, करेक्ट, इट मे बी पॉजिटिव। तो एक्चुअली हाँ, बराबर 2 वाली बिल्कुल। इसके बाद फिर आप यू स्टडी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जो आप इस फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हो ना, त्रिशूल से। तो ये जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, तो ये बताता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग दिस थिंग। तो इन फैक्ट दिस इज अ मच बेटर एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइड्रोजन एज कंपेयर टू बोर। बोर से भी मच बेटर, this is much better explanation of this thing of wave model, इलेक्ट्रॉन का जो ये, ठीक है। इसमें अब डेप्थ में अब आप पढ़ाई होगा आपकी केमिस्ट्री में, इस पे बहुत कुछ डेवलप हो चुका है अभी। जैसे आपने अभी जैसे बॉन्डिंग वॉन्डिंग जो पढ़ते हो आप, करेक्ट, वो सब भी इट इज ऑल्सो ऑल बेस्ड ऑन ऑल दीज कंसेप्ट, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और ये सब जो अपने पढ़ा रहे हैं। तो ऑल दिस इज इसका रूट यही सब है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है। चलो, so now let's see question number 1, इसको सॉल्व करके देखते हैं।
यस बच्चों बताओ जल्दी से, कैसे आपको पता चला इसके जो डायमेंशन है वो डायमेंशन ऑफ लेंथ होंगे? कैसे पता चला बच्चों? सर RHS क्या है? क्या RHS क्या है? राइट हैंड साइड, मतलब ये राइट है, इसके जो डायमेंशन है दे आर एट दैट ऑफ लेंथ। देखो हमने अभी एक रिलेशन देखा था ना, r इज इक्वल टू रेडियस इज इक्वल टू a नॉट n स्क्वायर, ये रिलेशन देखा था कि नहीं देखा था हमने? तो यहाँ पर n का n तो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिट बता रहा है, तो n की तो कोई डायमेंशन नहीं होगी, तो डायमेंशन ऑफ a कितनी होगी, a नॉट कितनी हो जाएगी, a नॉट विल बी दैट ऑफ लेंथ। डायरेक्टली हम इसको बोल सकते हैं। समझी कि नहीं समझी बात बच्चों आपको? यस सर। सेकंड वाला एच का देखो, क्या लेंगे हम? इसको एच के वो डायमेंशन निकालने देखो, के लिए। इसको यू नीड नॉट सॉल्व ऑल दीज डायमेंशंस बच्चों, सीरियस। अभी मैंने आपको ऊपर एक रिलेशन बताया था ना, r इज इक्वल टू a नॉट n स्क्वायर, तो a नॉट की तो डायमेंशन पूछी है उसने, अब वाई यू वांट टू सॉल्व, बहुत ज्यादा ऊपर आ गए। उन्होंने ये पूछा ना कि RHS को L है ना वेरीफाई करना है। RHS देखो को r इज इक्वल टू a नॉट n स्क्वायर, यही हमने देखा था ना, तो a नॉट क्या है, r इज इक्वल टू a नॉट n स्क्वायर है ना, यस सर। तो a नॉट की डायमेंशन क्या हो जाएगी, a नॉट की डायमेंशन विल बी दैट ऑफ रेडियस, रेडियस की डायमेंशन क्या होगी, इट विल बी इन लेंथ ना। तो आपको यहाँ पे सब कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको जस्ट केवल यहाँ पर क्योंकि इसको सॉल्व करने बैठो तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम ना, तो एग्जाम में भी ध्यान रखना, सब छोटी छोटी चीजें हैं, ए नॉट ये सब चीजें आपको पता रहनी चाहिए आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन बताओ जल्दी से, सेकंड वाला, तो हमने देखा था ये n इज इक्वल टू 3 2 n इज इक्वल टू 2, यहाँ से आई थिंक यू कैन सेलेक्ट एटलीस्ट ए वाला, तो आप बता सकते हो ए वाला कितना हो जाएगा, ए वाला हमने बताया, कौन सी वेवलेंथ होगी ये, कौन सी दिस विच वेव विल इट विल बी, कौन सी वेव होगी ये बच्चों जल्दी से बताओ, लाइमन, पैस्टन, बामर, कौन सी? बामर की। 3 से 2 में आ रहे तो मतलब ये बामर हो गया, बामर का फर्स्ट वेवलेंथ मतलब थर्ड से 2, तो ये देखा था 6 5, ये देखा था ना, बामर देखो यहाँ पर, ये सीन दिस ना, कहाँ कहाँ बना है बामर, नहीं बनाया क्या मैंने, बनाया था यहाँ पे पीछे डायग्राम, नहीं बनाया था क्या, एनीवे यहाँ पर बनाया रहेगा मैंने, यहाँ 3 से 2 जा रही है तो बामर, ये वाली सीरीज हमने फाइंड करी थी, कितनी आ रही है, पहली जो वेवलेंथ है 6563 एंगस्ट्रॉम आ रही है, यहाँ पर देखो 6563 एंगस्ट्रॉम, हाँ 6563 ऑलमोस्ट 654 नैनोमीटर 2 का ये, ठीक है। ये भी फाइंड कर लोगे कि नहीं कर लोगे, 5 to 4 एंड 10 to 9, करेक्ट ना? यस यस बर्थ, वेरी गुड, ठीक है। चलो अभी थर्ड बताओ, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन दैट विल बी इमिटेड बाय हाइड्रोजन, हीलियम, यस चलो ठीक है, ये बताओ कैलकुलेट द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ ऑफ, अच्छा देखो यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट वेवलेंथ आपको कहाँ पे मिल रही है, ये समझना जरूरी है बच्चों, लाइमन, बामर, पैस्टन से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं आपको, सबसे सर आप स्मॉलेस्ट, क्वेश्चन देखने दीजिए ना 1 मिनट। हाँ एक सेकंड दिखा रहा हूँ क्वेश्चन, पहले ये देख लो कि आपको सबसे सबसे छोटी वेवलेंथ कहाँ पे मिल रही है, कहाँ गया, देखो यहाँ पर, जब ये 2 से 1 को आ रहा है तब सबसे छोटी वेवलेंथ मिलेगी, करेक्ट है कि नहीं है? यहाँ पे देखा भी था ना हमने व्हेन वी स्टार्टेड इट, देखो ये जो है सबसे छोटी वेवलेंथ 912 सर एंगस्ट्रॉम, वो सबसे बड़ी होगी ना जो आपने बोला, क्योंकि वो 1/λ निकाल रहे हैं ना हम। हाँ यस 1 नहीं तो ये सबसे छोटी होगी ना, देखो यहाँ पे
इसको हाँ, तो 0.7 इन्फिनिटी से लेंगे तभी सबसे छोटी आएगी ना वेवलेंथ। बट यहाँ पर ये सबसे छोटी आ रही है ना λ1। हाँ, तो वो कहाँ से लिए? इन्फिनिटी से ही लिए ना। ये हमने इन्फिनिटी से ली थी। एक सेकंड लेट मी चेक। रुको एक सेकंड चेक करते हैं। हाँ यस यस, इन्फिनिटी से लेंगे, यस इन्फिनिटी से लेंगे तो सबसे छोटी आएगी, करेक्ट। तो चलो थर्ड वाला एक बार आप करके देखो अभी, ठीक है। इन्फिनिटी से सबसे छोटी आएगी, करेक्ट। तो इन्फिनिटी से जो फर्स्ट ऑर्बिट को आएगी दैट विल बी सबसे छोटी, क्यों? बिकॉज ये डायरेक्ट आपका रिडबर्ग कांस्टेंट हो जाएगा, बाकी सब इट विल बी सम मल्टीपल ऑफ दिस, बट दिस विल बी द स्मॉल, सबसे लार्जेस्ट नंबर आपको यहाँ पे ही मिल सकता है इन्फिनिटी से जब आएगी तो। एनीवेज आप ये क्वेश्चन ट्राई करो, हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ क्वेश्चन। सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 3। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ये क्वेश्चन मैं अभी पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आप लोग यू कैन सॉल्व इट, करेक्ट। बी और सी पार्ट देख लेना इसको कैसे सॉल्व करना है। ये जल्दी से बताओ, कैलकुलेट द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन दैट मे बी एमिटेड बाय हाइड्रोजन, हीलियम एंड लिथियम। हीलियम प्लस मीन्स आई थिंक यहाँ पे हीलियम प्लस मीन्स व्हाट, यहाँ पे Z की वैल्यू तो सुई होगी लेकिन ना। जल्दी से फाइंड करो, बताओ। ओके, so Worth is very fastly calculating, very good। अब ये तो आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, बिना कैलकुलेटर के इसमें बहुत टाइम लगने वाला है। तो स्मॉलेस्ट वेवलेंथ कब मिलेगी आपको? देखो स्मॉलेस्ट वेवलेंथ आपको जब आप इंफिनिटी से फर्स्ट वेव पर आओ, करेक्ट। करेक्ट, इसके बीच में क्या होगा तो आपको ये फॉर्मूला जो 1/λ, ये फॉर्मूला बस याद रखो। 1 पॉइंट क्या था, 1 रिडबर्ग कांस्टेंट वाज 1.097 into 10⁶. 1.097 into 10⁶ is our Rydberg constant into 1 by ये, ठीक है। अच्छा अगर आपको याद होगा तो 1/λ और व्हाट वाज इट, r। देखो ऊपर एक और टर्म था यहाँ पर, आई थिंक आप लोगों ने अलग टर्म नहीं लगाया, rz²। ठीक है, तो ये टर्म भूलना मत बच्चों, rz²। ठीक है, देखो अगर मुझे पहली वेव मालूम चल गई इसकी rz² फ्रॉम दिस 1 to, तो आई थिंक ये तो आपको, ये तो ऊपर हम लोगों ने निकाला ही था, कितना आ रहा था ये 9, ये तो ऊपर निकाल लिया था हम लोगों ने 912। ठीक है, 912 एंगस्ट्रॉम। तो ये तो मेरा आ गया, यहाँ से लैम्डा की जो वैल्यू है, लैम्डा की वैल्यू आ जाती है 912 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, बराबर है ना? अच्छा इसके बाद देखो बच्चों, इसके बाद ये किसके लिए, ये जो है ना मेरा this thing is for हीलियम प्लस, मतलब अगेन हाइड्रोजन टाइप एटम। लेकिन अभी यहाँ पर जो Z की जो वैल्यू वो कितनी हो गई, 2 हो गई। तो ये कितना 1/λ, इसके लिए कितना हो जाएगा, r into 4 टाइम्स r। ठीक है, करेक्ट। तो बेसिकली देखो ये जो लैम्डा था, ये लैम्डा कितना था, 1/r था, ये लैम्डा 1/r था ना। तो ये लैम्डा कितना हो जाएगा, 1/4 into r which is 0.25 of this lambda। समझ में आ रही है बात?
दिस इज 0.25 ऑफ दिस लैम्डा एक्चुअली। तो कितना हो गया 0.25। तो देखो आपको हर बार वैल्यू रख के सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आपको अगर हाइड्रोजन एटम की चीजें पता है तो आप इससे रिलेट करके निकाल सकते हो यहाँ पर। करेक्ट। दिस विल बी 0.25 इंटू यहाँ पे लैम्डा वाज 912 एंगस्ट्रॉम ना, तो कितना हो गया 228 एंगस्ट्रॉम। इसको आपने ये बोला था क्या, वो कभी आ रहा था क्या, श्रुति का आ रहा था। ओके ठीक है, समझ में आई बात की नहीं आई। अब जब हम लिथियम के लिए बात करेंगे, Li+ के लिए बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर Z विल बी एक्चुअली इक्वल टू 3। ठीक, तो यहाँ पे जो 1/λ आएगा वो कितना आएगा, R इंटू 9 इंटू 1। यही आपको मैक्सिमम दे सकते हैं वैल्यू। तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी, तो 1/9 इंटू R, तो 1/9 इंटू 912 n, which is 912 divided by 9। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं आई। तो these are some values which you are looking for। समझी बात बच्चों। -13.6/n² ना, तो n की वैल्यू 2 पुट कर दोगे तो बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगा आपका ना। एंड यहाँ पे ये फाइंड कर सकते हो 6 वाला, रेडियस एंड एनर्जी ऑफ इन स्टेट। तो ये 6 वाला फाइंड करके बताओ प्लीज। तो यहाँ पर आप कुछ वैल्यूज दे सकते हो, जैसे आपको यहाँ पे ए नॉट की वैल्यू अगर मैं दे दूं, ए नॉट की वैल्यू होती है 53 पिकोमीटर। पिको मतलब कितना हुआ, पिको मीन्स व्हाट, पिको मीन्स 10⁻12 -12। तो आपको रेडियस एंड एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस आयन फाइंड आउट करना। तो बच्चों इसके क्वेश्चन रियली बहुत ही सिंपल रहते हैं। करेक्ट, तो इसमें इसके तो आपको गलत करके आने ही नहीं चाहिए इसके क्वेश्चन। ठीक है, तो रेडियस एंड एनर्जी ऑफ हीलियम आयन इन द स्टेट, और इसके आते पूछते क्वेश्चन समझो आपके जेई में 30 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से आपके भी 5 तो चॉइस बेस्ड क्वेश्चन हो गए हैं। तो 20 में से समझ लो एक क्वेश्चन जिसका आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ओके, एंड आई थिंक यू आल्सो गेट सम वर्चुअल कैलकुलेटर। तो इस तरह की कैलकुलेशन करने में कुछ प्रॉब्लम होगी नहीं। आप एक सिंपल सा कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, इसमें आप सब कैलकुलेशन यूज कर लो इसमें। ठीक है, तो n is equal to 1, n is equal to 4, and n is equal to 10। तो रेडियस एंड एनर्जी फाइंड करना है He प्लस। तो यहाँ पे z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, z की वैल्यू जाएगी 2। ठीक, तो रेडियस कितना हो गया, रेडियस इज a0² बाई, सॉरी आई एम सॉरी, a0² a0n²। और z कहाँ पर आया था बच्चों, यहाँ पे देखो ऊपर z कहाँ पर आया था, जब मैंने रेडियस का फॉर्मूला लिखा था तो z नीचे आया था ना। देखो z a0n², ठीक है, यहाँ पे बाई z। ठीक है, तो z यहाँ पे, अच्छा आई एम सॉरी, z यहाँ पे नहीं आता है, ये z यहाँ पर नहीं रहता है, z केवल यहाँ पर रहेगा। ठीक है, तो a0n² बाई z। तो अभी देखते हैं इसको, a0n² बाई z। ठीक है, तो a0 कितना हो गया 53, n की वैल्यू हो गई 1, z की वैल्यू हो गई 2। कितना हो गया ये
53 डिवाइडेड बाई 2, आप पिकोमीटर में दे दो ना, क्या दिक्कत है? 26.5 पिकोमीटर हो गया। ए नॉट जिसमें हम उसमें वैल्यू दे दे, बट दैट्स आल्सो ओके अगर आपने इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर दिया है तो। ये 10⁻12 होगा ना, दिस विल बी 26.5 into 10⁻12 meters, एंगस्ट्रॉम इज 10⁻10। तो यहाँ पर आप क्या कर दोगे, what you can do here is 10⁻12 into 10⁻2 10⁻2 मतलब 0.265 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट ना? यस और नो बच्चों, करेक्ट ना? ओके, चलो तो इसकी एनर्जी भी देख लेते लगे हाथों। एनर्जी का क्या फॉर्मूला था? व्हाट वाज फॉर्मूला फॉर एनर्जी? Z² 13.6 अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना, और यहाँ पे माइनस साइन भी था, माइनस साइन मत भूलना। तो कंफर्म कर लेते बस ये कि नहीं है। एनर्जी देखो, मैंने एनर्जी भी लिखा था यहाँ पे, एनर्जी -Z² बाई n²। मैंने बोला आपको एटलीस्ट ये प्रोपोर्शनैलिटी का भी अगर आइडिया तो भी यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये कितना हो गया -Z², तो कितना हो गया बच्चों ये? E is equal to minus of Z is 4 by 1 into 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब कितना हुआ? 13.6 into 4 which is 54.4। ठीक है, n is equal to 4 अभी देखते हैं। n is equal to 4 और n is equal to 4, okay, and z is equal to 2। तो n is equal to 4 और z, तो अभी रेडियस कितना हो जाएगा? a0 n² बाई z। a0 हमें मालूम है, n² कितना है? 4 मतलब 16, z is 2, तो 8 टाइम्स a0 ना। 8 टाइम्स a0 कितना हो गया? 53 into 8, that is 424 picometer, which will be again I think 4.24 एंगस्ट्रॉम। सेकेंड ऑर्बिट आ जाएगा इसमें। और एनर्जी कितना होगा? एनर्जी विल बी Z² बाई n² इंटू ना 13.6 इलेक्ट्रॉन। तो Z² कितना हुआ? 4 n² 16 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आई बात? समझ में आई बात? और 10 के लिए भी कर लोगे ना अभी? समझ में आई बात कि नहीं आई? इसी तरह n is equal to 10 और z equals to 2। आई थिंक इसके लिए भी कर आ जाना चाहिए आपको। a0 रेडियस इक्वल्स टू a0 n² ना, करेक्ट, अपॉन z। तो a0 कितना हो गया? a0 हो गया 53। n कितना हो गया? n हो गया 10 square और z is 2। तो when you solve this whole thing you get 53 into 50 ना, which is 2650, that makes it
picometer basically. So that makes it 26.50 picometer. .50 angstrom, sorry. So this is 2650 picometers, which is 26.50 angstrom. और एनर्जी कितना हो जाएगा यहाँ पे? एनर्जी हो जाएगा, एनर्जी विल बी हाउ मच? Z square by n square into 13.6 electron volt. So Z is 4/100 into 13.6 divided by 0.544. ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं आई बच्चों?